नमस्कार। आज तारीख है 21 फरवरी 2026। ट्रंप का नया ग्लोबल टैरिफ, पीएम मोदी का ऐतिहासिक चिप प्लांट और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें लेकर हम हाजिर हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज़ बुलेटिन। ट्रंप का बड़ा एक्शन। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के झटके के बाद सभी देशों पर 10% टैरिफ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐतिहासिक और कड़ा फैसला लेते हुए दुनिया के सभी देशों से आने वाले सामान पर 10% का ग्लोबल टैरिफ लगाने के कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। ये कदम अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनके पुराने टैरिफ प्लान को असंवैधानिक करार देने के ठीक बाद उठाया गया है। ट्रंप ने कोर्ट के फैसले पर नाराजगी जताते हुए इसे विदेशी हितों से प्रेरित बताया। ये नया आयात शुल्क 24 फरवरी से लागू होगा। हालांकि ट्रंप ने स्पष्ट किया कि भारत और अमेरिका के बीच जो विशेष व्यापार समझौता हुआ है उसके पैरामीटर्स नहीं बदलेंगे, जिससे भारत को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। पीएम मोदी और ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा की द्विपक्षीय वार्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली के हैदराबाद हाउस में ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला डा सिल्वा के साथ एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठक की। राष्ट्रपति लूला भारत की राजकीय यात्रा पर हैं, जहां राष्ट्रपति भवन में उनका औपचारिक स्वागत किया गया। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने रक्षा, व्यापार और विशेष रूप से एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा की। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और ब्राजील ग्लोबल साउथ की आवाज को दुनिया के मंच पर मजबूती से रखेंगे। इस दौरान ब्राजील की व्यापार एजेंसी एपेक्स का कार्यालय भी दिल्ली में खोलने का स्वागत किया गया। पीएम मोदी ने जेवर में फॉक्सकॉन HCL चिप प्लांट की आधारशिला रखी। भारत को दुनिया का सेमीकंडक्टर हब बनाने की दिशा में आज एक बड़ा मील का पत्थर स्थापित हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के जेवर नोएडा में फॉक्सकॉन और HCL के संयुक्त उपक्रम इंडिया चिप प्राइवेट लिमिटेड के चिप प्लांट की आधारशिला रखी। इस प्रोजेक्ट में 3,700 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा, जिससे सालाना लगभग 3 करोड़ 60 लाख डिस्प्ले ड्राइवर चिप्स का उत्पादन होगा। पीएम ने कहा कि यह प्लांट यूपी को एक नई पहचान देगा और लगभग 3,500 युवाओं को सीधे और अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करेगा। यह प्लांट 2028 तक पूरी तरह चालू होने की उम्मीद है। श्रीनगर में बड़ा हादसा। सीआरपीएफ के 9 जवान घायल। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर के बाहरी इलाके अहमदनगर में आज एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। सीआरपीएफ का एक बुलेट प्रूफ बंकर वाहन अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे एक पानी की नहर में पलट गया। इस घटना में वाहन में सवार 9 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों और सुरक्षा बलों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और घायलों को इलाज के लिए स्कीम्स SKIMS अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों के अनुसार सभी जवानों की हालत अब स्थिर है। पुलिस हादसे के तकनीकी कारणों की जांच कर रही है कि कहीं यह ब्रेक फेल होने या फिसलन की वजह से तो नहीं हुआ। भिवंडी कोर्ट में राहुल गांधी की पेशी। बीजेपी का भारी प्रदर्शन। कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी आज महाराष्ट्र की भिवंडी अदालत में पेश हुए। ये पेशी 2014 के RSS मानहानि मामले से जुड़ी थी। पूर्व केंद्रीय मंत्री शिवराज पाटिल, जो राहुल के पुराने जमानतदार थे, उनके निधन के बाद राहुल ने आज कोर्ट में नए जमानतदार पेश किए। कोर्ट परिसर के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाकर राहुल के खिलाफ प्रदर्शन किया, जबकि कांग्रेस समर्थकों ने राहुल गांधी संघर्ष करो के नारे लगाए। राहुल गांधी के वकील ने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और सच जल्द ही सामने आएगा। मामले की अगली सुनवाई मार्च में होगी। उत्तर प्रदेश में समय से पहले गर्मी का सितम। पारा 30 डिग्री के पार। उत्तर भारत में इस साल ठंड की विदाई बहुत जल्दी हो गई है और फरवरी में ही गर्मी ने लोगों को बेहाल करना शुरू कर दिया है। दिल्ली, लखनऊ और अयोध्या सहित कई शहरों में तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आंकड़े को पार कर गया है, जो सामान्य से लगभग 7.2 डिग्री अधिक है। मौसम विभाग के अनुसार सफदरजंग वेधशाला ने पिछले 5 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण इस साल स्प्रिंग लगभग गायब सा हो गया है और सर्दी के तुरंत बाद भीषण गर्मी का एहसास हो रहा है, जिससे स्वास्थ्य और फसलों पर भी बुरा असर पड़ सकता है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की रणबीर सिंह को धमकी। 20 करोड़ की फिरौती की मांग। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य हैरी बॉक्सर के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया है। आरोपी ने बॉलीवुड अभिनेता रणबीर सिंह के मैनेजर को व्हाट्सएप पर एक वॉइस नोट भेजकर 20 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी है। पुलिस ने खुलासा किया कि यह वॉइस नोट VPN का इस्तेमाल करके भेजा गया था ताकि लोकेशन का पता न चल सके। सुरक्षा के लिहाज से रणबीर सिंह के घर के बाहर पुलिस बल बढ़ा दिया गया है।
जांच एजेंसियां इस बात की भी जांच कर रही हैं कि कहीं ये वॉइस नोट एआई तकनीक से तैयार तो नहीं किया गया है। सोने की कीमतों में ऐतिहासिक उछाल, 1,59,000 के करीब पहुंचा भाव। वैश्विक बाजारों में अनिश्चितता और अमेरिका द्वारा लगाए गए नए टैरिफ के बाद सोने की कीमतों में आग लग गई है। दिल्ली के सराफा बाजार में आज 24 कैरेट सोना 1,57,520 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर को पार कर गया है। निवेशकों के बीच सुरक्षित निवेश की मांग बढ़ने के कारण कीमतों में ये भारी तेजी देखी जा रही है। चांदी की कीमतें भी 2,73,000 रुपये प्रति किलोग्राम के करीब पहुंच गई हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव कम नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में सोना 1,60,000 के आंकड़े को भी पार कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। त्रिपुरा में गृह मंत्री अमित शाह का भव्य स्वागत। आज पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह त्रिपुरा के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने अगरतला में राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन किया। शाह ने इस कार्यक्रम में हिंदी के साथ साथ क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने पर जोर दिया। इस दौरे के दौरान उन्होंने 6,900 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण भी किया। शाह ने कहा कि केंद्र सरकार अगले 5 वर्षों में पूर्वोत्तर भारत को पूरी तरह से बाढ़ मुक्त और समृद्ध बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दौरान त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा भी उनके साथ मौजूद रहे। इजरायली हवाई हमला। पूर्वी लेबनान में भारी तबाही और 6 की मौत। इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच छिड़ा संघर्ष अब और भी घातक मोड़ ले चुका है। आज इजरायली वायुसेना ने पूर्वी लेबनान के बेका घाटी इलाके में कई हवाई हमले किए। लेबनानी स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इन हमलों में कम से कम 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 15 से अधिक लोग मलबे में दबकर घायल हुए हैं। इजरायल का दावा है कि उसने हिजबुल्लाह के हथियार डिपो और कमांड सेंटरों को निशाना बनाया है। इस घटना के बाद पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर है और संयुक्त राष्ट्र ने दोनों पक्षों से तुरंत युद्ध विराम की अपील की है। महिला क्रिकेट। भारत ने एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया को हराकर इतिहास रचा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने एडिलेड में खेले गए निर्णायक T20 मुकाबले में विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 17 रनों से धूल चटा दी है। इस जीत के साथ ही भारत ने 3 मैचों की सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 176 रनों का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया था, जिसके जवाब में ऑस्ट्रेलियाई टीम निर्धारित ओवरों में 159 रन ही बना सकी। प्लेयर ऑफ द मैच और सीरीज रही स्मृति मंधाना ने शानदार प्रदर्शन किया। यह जीत भारतीय महिला टीम के आत्मविश्वास को आगामी विश्व कप के लिए नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। अमेरिकी युद्धपोत USS फोर्ड की भूमध्य सागर में तैनाती ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते सीधे टकराव की आशंकाओं को देखते हुए अमेरिका ने अपने सबसे शक्तिशाली परमाणु संचालित युद्धपोत USS जेराल्ड R. फोर्ड को भूमध्य सागर में तैनात करने का आदेश दिया है। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने बयान जारी कर कहा कि यह कदम क्षेत्र में अपने सहयोगियों को सुरक्षा देने और किसी भी तीसरे पक्ष को इस युद्ध में शामिल होने से रोकने के लिए उठाया गया है। ये युद्धपोत अत्याधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम और दर्जनों लड़ाकू विमानों से लैस है। रूस ने अमेरिका की इस तैनाती को उकसावे वाली कार्रवाई बताया है। सीरिया में 14 साल बाद अमेरिकी दूतावास फिर से खोलने की तैयारी। अमेरिका और सीरिया के बीच कूटनीतिक संबंधों में 1 दशक से अधिक समय बाद बड़ी बर्फ पिघलती नजर आ रही है। बाइडेन प्रशासन ने घोषणा की है कि वह दमिश्क में अपने दूतावास को 14 साल बाद फिर से चालू करने की प्रक्रिया शुरू कर रहा है। गौरतलब है कि 2011 में सीरियाई गृहयुद्ध शुरू होने के बाद अमेरिका ने अपने राजनयिक संबंधों को खत्म कर दिया था। जानकारों का मानना है कि अमेरिका इस कदम के जरिए मिडिल ईस्ट में ईरान और रूस के बढ़ते प्रभाव को कम करना चाहता है और सीरिया में राजनीतिक स्थिरता लाने की कोशिश कर रहा है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026। DMK ने गठबंधन समिति बनाई। तमिलनाडु में 2026 में होने वाले विधानसभा चुनावों की बिसात अभी से बिछनी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री MK स्टालिन की पार्टी DMK ने अपने गठबंधन सहयोगियों के साथ सीट बंटवारे और चुनावी रणनीति पर चर्चा के लिए एक 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। स्टालिन का लक्ष्य अपने द्रविड़ मॉडल के दम पर सत्ता में दोबारा वापसी करना है। वहीं दूसरी ओर विपक्षी दल AIADMK और BJP भी नए गठबंधन बनाने की जुगत में है। तमिलनाडु की राजनीति में अगले कुछ महीने बेहद दिलचस्प होने वाले हैं। भारत बांग्लादेश संबंधों में सुधार। सभी वीजा सेवाएं फिर से बहाल। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार और भारत के बीच पिछले कुछ महीनों से जारी कूटनीतिक तनाव अब कम होता दिख रहा है। भारत सरकार ने बांग्लादेश के नागरिकों के लिए सभी श्रेणियों की वीजा सेवाएं फिर से पूरी तरह बहाल करने का निर्णय लिया है।
शेख हसीना के इस्तीफे के बाद पैदा हुई अस्थिरता की वजह से इन सेवाओं को सीमित कर दिया गया था। ढाका स्थित भारतीय उच्चायोग ने कहा है कि अब वीजा प्रक्रियाओं में तेजी लाई जाएगी ताकि दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्ते और लोगों का आवागमन पहले की तरह सामान्य हो सके। एआई समिट में शर्टलेस प्रदर्शन, कोर्ट ने आरोपियों की कस्टडी पर फैसला सुरक्षित रखा। दिल्ली में आयोजित ग्लोबल एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान भारतीय युवा कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए शर्टलेस प्रदर्शन का मामला अब अदालत पहुंच गया है। दिल्ली पुलिस ने इन कार्यकर्ताओं पर अंतर्राष्ट्रीय अतिथियों के सामने देश की छवि धूमिल करने और सुरक्षा प्रोटोकॉल तोड़ने का आरोप लगाया है। पटियाला हाउस कोर्ट ने आज इस मामले की सुनवाई करते हुए आरोपियों की पुलिस कस्टडी की मांग पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। बीजेपी ने इस घटना को एक प्रायोजित प्रदर्शन बताते हुए कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है, जबकि कांग्रेस इसे बेरोजगारी के खिलाफ उठाई गई आवाज बता रही है। असम की राजनीति में भूकंप, भूपेंद्र बोरा की अमित शाह से मुलाकात। असम की राजनीति में आज उस समय हड़कंप मच गया जब असम प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भूपेंद्र बोरा ने गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात की। कांग्रेस से इस्तीफा देने के ठीक बाद हुई इस मुलाकात के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि वे बहुत जल्द बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। भूपेंद्र बोरा ने मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के साथ भी चर्चा की है। असम कांग्रेस के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि अगले चुनावों से पहले पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का इस तरह साथ छोड़ना विपक्षी एकता को कमजोर कर सकता है। एम्स की रिपोर्ट, भारत में बच्चों के कैंसर सर्वाइवल रेट में भारी सुधार। दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ने एक ऐतिहासिक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें भारत में कैंसर से पीड़ित बच्चों के बचने की दर में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गई है। रिपोर्ट के अनुसार समय पर जांच और आधुनिक चिकित्सा तकनीकों की वजह से अब 94.5% बच्चे कैंसर को मात दे रहे हैं। एम्स की चाइल्डहुड कैंसर सर्वाइवर रजिस्ट्री ने 5400 से अधिक बच्चों के डेटा का विश्लेषण किया। चिकित्सा विशेषज्ञों का मानना है कि यह भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि है और इससे भविष्य में कैंसर के उपचार को और अधिक सुलभ बनाने में मदद मिलेगी। लखनऊ यूजीसी के खिलाफ सवर्ण मोर्चा का बड़ा प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज सवर्ण मोर्चा के बैनर तले सैकड़ों छात्रों और युवाओं ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की नई भर्ती नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि यूजीसी के नए नियम सामान्य वर्ग के मेधावी छात्रों के अवसरों को सीमित कर रहे हैं। सवर्ण मोर्चा के अध्यक्ष ने मांग की कि उच्च शिक्षा में नियुक्ति की प्रक्रिया योग्यता के आधार पर होनी चाहिए, न कि किसी नए कोटा सिस्टम के आधार पर। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को विधानसभा जाने से रोकने के लिए बैरिकेडिंग की और कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया। द लैंसेट में भारत की कैंसर रजिस्ट्री की तारीफ। दक्षिण पूर्व एशिया में नंबर 1 प्रतिष्ठित मेडिकल जर्नल द लैंसेट ने भारत द्वारा तैयार की गई दक्षिण पूर्व एशिया की पहली कैंसर सर्वाइवर रजिस्ट्री की जमकर सराहना की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में चिकित्सा डेटा प्रबंधन और कैंसर के बाद के जीवन के विश्लेषण ने एक नया वैश्विक मानक स्थापित किया है। यह डेटा न केवल भारत बल्कि पूरे दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के लिए कैंसर के उपचार की नई नीतियां बनाने में मील का पत्थर साबित होगा। भारत के स्वास्थ्य मंत्री ने इसे मेडिकल साइंस के क्षेत्र में भारत की एक बड़ी जीत बताया है। तो ये थी आज 21 फरवरी 2026 की सबसे प्रमुख खबरें। आपको हमारा न्यूज़ बुलेटिन कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। ताज़ा अपडेट्स और ऐसी ही विस्तृत खबरों के लिए अपूर्वा न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले बुलेटिन में। धन्यवाद। जय हिंद।